सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज के बड़े से बड़े संस्थानों को भी टक्कर दे सकता था। और ये सब आज से 1000 साल से भी पहले था। जब यूरोप अंधकार युग से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब प्राचीन भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो ज्ञान की लौ से पूरे एशिया को रोशन कर रहा था। और ये कोई मामूली स्कूल नहीं था। तो आज हम इसी नालंदा की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएंगे। देखेंगे कि कैसे ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र बना, फिर कैसे इसे बेरहमी से नष्ट कर दिया गया और कैसे इसकी राख से ही एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। नालंदा की कहानी शुरू होती है एक आम के बाग से। हाँ, एक आम का बाग जो भगवान बुद्ध को तोहफे में दिया गया था। अब सवाल यह है कि एक मामूली सा तोहफा दुनिया के सबसे महान शिक्षण केंद्रों में से एक की नींव कैसे बन गया। 7वीं शताब्दी में एक चीनी भिक्षु और विद्वान थे, युएन ताजांग। उन्होंने एक लंबी खतरनाक यात्रा की और नालंदा पहुंचे। और उन्हीं जैसे यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वर्णनों की वजह से आज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नालंदा उस वक्त कितना शानदार रहा होगा। देखिए, नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी। नहीं, ये एक सोच थी, एक आइडिया था। शायद ये दुनिया का पहला सच्चा अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान पर कोई सरहदें नहीं थीं। 10,000 छात्र, सोच कर देखिए, ये संख्या आज भी कितनी बड़ी लगती है। उस जमाने में इसका क्या मतलब रहा होगा। ये तो उस वक्त के कई बड़े बड़े शहरों की आबादी से भी ज्यादा था। सबके सब एक जगह, सिर्फ ज्ञान की तलाश में। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक, अपने समय की सबसे बेहतरीन दिमाग। यहाँ का छात्र शिक्षक अनुपात तो आज की कई शीर्ष विश्वविद्यालयों से भी बेहतर था। सोचिए, जरा उस सफर के बारे में सोचिए। लोग चीन, कोरिया, फारस, यहाँ तक कि ग्रीस से इतने खतरनाक रास्ते, हजारों मील का सफर तय करके सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। नालंदा का नाम ही इतना बड़ा था। लेकिन नालंदा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले नहीं थे। अंदर दाखिला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि ये तो आमने सामने बुद्धि की असली परीक्षा होती थी। हर 10 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 ही अंदर जा पाते थे। सोच लीजिए, वहां के द्वारपाल, जो खुद बहुत बड़े विद्वान होते थे, उनके साथ एक तेज तरार बहस में जीतना पड़ता था। ये ज्ञान का असली दंगल था। और अगर कोई अंदर पहुंच गया तो समझिए, ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि तर्क, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, कला, सब कुछ सिखाया जाता था। एक ऐसी संपूर्ण शिक्षा जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। लेकिन अगर नालंदा को एक शरीर माने, तो उसका दिल, बिना शक, उसकी लाइब्रेरी थी। ये दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक चुंबक जैसी थी। ज्ञान का एक ऐसा खजाना जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका नाम था धर्मगंज, यानी ज्ञान का खजाना। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था। इंसान ने तब तक जो भी ज्ञान हासिल किया था, उसे एक ही जगह, एक ही छत के नीचे लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। ये लाइब्रेरी 3 विशाल इमारतों में बटी हुई थी। और उनके नाम सुनिए, उनके नाम ही उनकी शान की कहानी बताते हैं। रत्न सागर, रत्नों का महासागर, रत्नोदधि, रत्नों का सागर, और रत्नरंजक, रत्नों से सुशोभित। इनमें से जो सबसे बड़ी इमारत थी, रत्नोदधि, कहा जाता है कि वो 9 मंजिल ऊंची थी। जरा कल्पना कीजिए, एक 9 मंजिला इमारत पूरी की पूरी हाथ से लिखी हुई किताबों से भरी हुई। ये उस प्राचीन दुनिया का गूगल था। लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, जो चीजें बनती हैं वो मिट भी सकती हैं। और ज्ञान का ये विशाल भंडार एक ऐसी भयानक आग में जलने वाला था जो महीनों तक नहीं बुझी। और यहाँ से हमारी कहानी एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ पर जाने वाली है। नालंदा का अंत अचानक हुआ और बहुत क्रूर था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नहीं मिटाया, बल्कि ज्ञान की एक पूरी दुनिया को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। ऐसा नहीं था कि नालंदा पर पहले हमले नहीं हुए थे। इसने पहले भी हमलों का सामना किया। 2 बार इसे तबाह किया गया और दोनों बार ये अपने राख से फिर खड़ा हो गया। हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत।
लेकिन 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो तीसरा हमला हुआ वो आखिरी साबित हुआ और सबसे विनाशकारी भी। बख्तियार खिलजी की फौज ने सिर्फ इमारतों को आग नहीं लगाई, उन्होंने ज्ञान की उस पूरी परंपरा को ही जड़ से मिटाने की कोशिश की। हजारों भिक्षुओं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ने और पढ़ाने में लगा दी थी, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। और इसके बाद सदियों तक नालंदा की कहानी मिट्टी के नीचे दबी रही। एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का यही अंत नहीं होता। फिर आई 19वीं सदी। पुरातत्वविदों ने इन खंडरों पर काम शुरू किया और धीरे धीरे सदियों की धूल के नीचे से नालंदा ने अपने राज दुनिया के सामने फिर से खोलना शुरू कर दिए। और आज वही नालंदा की आत्मा एक बार फिर से जिंदा हो उठी है। उन्हीं प्राचीन खंडरों के पास एक नया आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा है। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। पाठ्यक्रम अब आधुनिक विषयों पर केंद्रित है, छात्रों को फीस देनी होती है, लेकिन वो बुनियादी भावना अंतर्राष्ट्रीयता की, ज्ञान की खोज की, वो आज भी वैसी ही है। तो नालंदा की कहानी हमें एक चीज़ याद दिलाती है कि ज्ञान कितना अनमोल है और उतना ही नाजुक भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने नालंदा दफन होंगे जिनके बारे में हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।